नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। स्पेस से आने वाली किसी भी खतरे पर अब दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक दांव खेलने की तैयारी चल रही है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा को पीछे छोड़ने की जिद लिए चीन अब नासा से भी 2 कदम आगे की सोच रहा है। चीन ने एक ऐसी योजना पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले कल की तस्वीर बदल सकती है। साल 2030 आते आते स्पेस में एक महा टकराव की तैयारी कर रहा है चीन। ड्रैगन का प्लान यह है कि पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले एक विशाल एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्रग्रह को अंतरिक्ष में ही रोक लिया जाए। आपको याद ही होगा कि साल 2022 का नासा का डार्ट मिशन, जब डिमोफोर्स एस्ट्रॉइड की दिशा हल्की सी मोड़ी गई थी। लेकिन इस बार ड्रैगन का इरादा सिर्फ रास्ता बदलने भर का नहीं है, उससे कहीं आगे जाने का है। योजना के मुताबिक चीन का अंतरिक्ष यान ध्वनि की यानी मैक 26 की रफ्तार से उस चट्टान से टकराएगा। चीन का टारगेट सिर्फ एस्ट्रॉइड की दिशा बदलना नहीं, बल्कि 30 मीटर चौड़े इस एस्ट्रॉइड के पूरे ढांचे को चकनाचूर कर देना है। पृथ्वी के इतने पास से गुजरने वाले इस सेलेस्टियल बॉडी यानी आकाशीय पिंड पर यह अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं है, बल्कि दुनिया के नए रक्षक बनने की इस अंधी दौड़ का है। क्या चीन का यह महाअभियान वाकई कामयाब होगा, या अंतरिक्ष का यह इम्तिहान इतिहास का सबसे महंगा जोखिम साबित होगा? इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, महाटक्कर 2030। स्पेस में चीन एक बड़ा कारनामा करने की तैयारियों में है। ड्रैगन अपना पहला प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत एस्ट्रॉइड से स्पेसशिप को टकराएगा, जिसकी रफ्तार ध्वनि की स्पीड से 26 गुना ज्यादा बताई जा रही है। चीन का यह दावा है कि उसका मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट के मुकाबले अधिक एडवांस होगा। दरअसल ड्रैगन की तरफ से नए पेपर में 2030 से पहले एक स्पेसशिप को एस्टेरॉइड से टकराने की बात कही गई है। अब आपको बताते हैं कि एस्टेरॉइड किसे कहा जाता है। सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के निर्माण के समय करीब 4.6 अरब साल पहले बचे हुए चट्टानी टुकड़ों को एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच शांति से सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन कुछ का रास्ता हमारी पृथ्वी की कक्षा को भी पार करता है। लेकिन इनमें से कुछ के धरती से टकराने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में कोई विशाल एस्ट्रॉइड अगर धरती से टकरा जाए तो तबाही की कल्पना कर पाना भी मुश्किल होगा। आज यूरोप और अमेरिका के खगोल विज्ञानियों ने, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स ने चंद्रमा पर एक अजूबा देखा। जब अचानक एक फाल्कन 9 नाम का जो रॉकेट छोड़ा गया था, जिसने कि बड़े भारी भरकम उपग्रह जो है स्थापित किए थे, वो चंद्रमा की सतह पर जाकर 5000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर सीधा टकराया। और उससे जो धूल उड़ी, उससे जो गुब्बार उठी, उससे जो चमक उठी, उसको खगोल वैज्ञानिकों ने, अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स ने धरती से रात के अंधेरे में उसको अमेरिका और यूरोप के देशों में देखा गया। इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में 130 मीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉइड धरती से महज 72,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। उस समय सबसे डराने वाली बात यह थी कि एस्ट्रोनॉमर्स को इसके इतने करीब आने का पता बिल्कुल ऐन मौके पर चला था। लेकिन भविष्य में कोई बड़ा खतरा अगर हमारी ओर यानी पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, तो उससे निपटने के लिए वैज्ञानिकों के पास क्या उपाय हैं, ये सवाल बड़ा ही गंभीर बना हुआ है। मौजूदा समय में दुनिया के सामने प्लैनेटरी डिफेंस के 2 सबसे बड़े मॉडल मौजूद हैं। पहला अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का डार्ट मिशन, और दूसरा चीन का यह प्रस्तावित न्यूक्लियर प्लान। आइए समझते हैं इनमें से कौन पृथ्वी का रक्षक बन सकता है। नासा ने 2022 में दुनिया को पहली बार दिखाया कि हम धरती की ओर आते खतरे का रास्ता बदल सकते हैं।
नासा के डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन ने एक स्पेसशिप को जानबूझकर एस्टेरॉइड से टकरा दिया था। यह स्पेस के इतिहास का पहला सफल प्रयोग था। इस टक्कर से एस्ट्रॉइड की स्पीड में करीब 2.7 मिलीमीटर प्रति सेकंड की कमी आई और उसका रास्ता हल्का सा बदल गया। हालांकि ये तकनीक छोटे एस्ट्रॉइड के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन अगर कोई विशाल एस्ट्रॉइड जैसे कई 100 मीटर या 1 किलोमीटर से बड़ा हो, अगर वो अचानक पृथ्वी के सामने आ जाए तो सिर्फ एक यान की टक्कर से पैदा हुई एनर्जी उसे रोकने के लिए काफी नहीं होगी। इस तरह की घटनाएं बहुत महत्व रखती हैं और विशेष करके जब इस तरह के पिंड चंद्रमा पर टकराते हैं या धरती पर टकराने की कोशिश करते हैं, तो वो दो तरह के पिंड होते हैं, एक कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक जो पिंड हैं उनको एस्ट्रॉइड या क्षुद्र तारे कहते हैं और वो क्षुद्र तारे मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ तो कई किलोमीटर बड़े हैं, कुछ छोटे छोटे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी जमाने में जिस तरह धरती जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, दूसरे ग्रह घूम रहे हैं, ऐसे ही एक कोई ग्रह था जो घूम रहा होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में, लेकिन अचानक उसमें विस्फोट हुआ। क्यों हुआ? कुछ लोगों का ये अनुमान है कि वहां पर जो है सभ्यता इतनी विकसित हो गई थी, उसमें नाभिकीय युद्ध हुआ और उससे वो पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई और ग्रह के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए और वो आज भी पृथ्वी की परिधि में, सूर्य की परिधि में, एस्ट्रॉइड बेल्ट में मंगल और बृहस्पति के बीच में घूम रहे हैं। नासा का डार्ट मिशन एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। इसके तहत नासा ने एस्ट्रॉइड की कक्षा को बदला था, लेकिन चीन का मकसद ज्यादा व्यवहारिक प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट करने का है। चीन की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्लैनेटरी डिफेंस के प्रमुख वैज्ञानिक ली मिंग ताओ की अगुवाई वाली टीम इस तकनीक पर काम कर रही है। टीम के मुताबिक इसका मकसद है पृथ्वी के सापेक्ष एस्ट्रॉइड की कक्षा को सीधे तौर पर बदलना या उसकी संरचना को तोड़ना है। पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्ट्रॉइड को टक्कर मारकर तोड़ना है, जिसके चलते पृथ्वी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जब टक्कर से काम न चले तो क्या किया जाए? इसके जवाब में चीन की एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने कहा है। इसी मई महीने में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े और अचानक सामने आने वाले एस्ट्रॉइड को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका उसे परमाणु बम से उड़ाना है। ये तरीका 1998 की मशहूर हॉलीवुड फिल्म आर्मागेडन की याद दिलाता है। लेकिन चीन का ये प्लान पूरी तरह से मानव रहित होगा। चीन का ये 2 स्टेप मॉडल कुछ इस तरह काम करेगा। सबसे पहले एक स्पेसशिप एक मेटल पेनिट्रेटर यानी धातु का नुकीला हथियार एस्ट्रॉइड पर दागेगा, जो एस्ट्रॉइड की सतह में 30 मीटर गहरा छेद करेगा। इसके ठीक पीछे आ रहा दूसरा स्पेसशिप उस 30 मीटर गहरे छेद में एक परमाणु बम गिराकर विस्फोट करेगा। चीनी वैज्ञानिकों ने अपने इस न्यूक्लियर आइडिया को परखने के लिए करीब 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहे काल्पनिक एस्ट्रॉइड पर कंप्यूटर सिमुलेशन किया। इसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। चीनी वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाकर यह दावा किया कि इसी तरह 50 मीटर का एस्ट्रॉइड को पूरी तरह राख करने के लिए 300 किलोटन का परमाणु विस्फोट यानी लगभग 20 हिरोशिमा बॉम्ब के बराबर एटम बम काफी है। जबकि 100 मीटर के एस्ट्रॉइड को पूरी तरह तबाह करने के लिए 3 मेगाटन यानी करीब 200 हिरोशिमा बम के बराबर न्यूक्लियर विस्फोट की जरूरत होगी। इसके साथ ही वैज्ञानिकों की टीम ने यह भी दावा किया कि 1 किलोमीटर का विशाल एस्ट्रॉइड को नष्ट करना मुश्किल है, लेकिन इसका रास्ता बदला जा सकता है। अगर 3 मेगाटन का बम इसकी सतह से 30 मीटर नीचे फोड़ा जाए तो इसकी गति में 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का बदलाव आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 30 मीटर गहराई में किया गया विस्फोट नासा के डार्ट मिशन के मुकाबले करीब 110 गुना अधिक प्रभावशाली बताया जा रहा है। इसके साथ ही सतह यानी पृथ्वी से 10 मीटर नीचे बम फोड़ने की तुलना में 30 मीटर नीचे बम फोड़ना 3 गुना ज्यादा असरदार साबित होता है। उनमें से ये अदाकारा टकराकर, कभी आपस में टकराकर, कभी अपना रास्ता भटक कर धरती की परिधि को क्रॉस करते रहे, उनको कहते हैं पोटेंशियली हैजार्डस सैटेलाइट। ऐसे 2349 पोटेंशियली हैजार्डस हैं जिनकी संभावना ये है कि वो धरती से आकर टकरा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो प्रमाण मिला है वो है डायनासोर की जिस समय मृत्यु हुई थी उस समय ऐसा ही एक बड़ा पिंड धरती से टकराया था, जिसने कि कई सालों तक
पूरे आसमान में अंधेरा छा रखा था, सूरज की किरणें धरती तक नहीं आ पाती थी। वैज्ञानिक सीधे तौर पर परमाणु बम को एस्ट्रॉइड से टकराकर क्यों नहीं फोड़ते? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर एटम बम 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सीधे एस्ट्रॉइड से टकराएगा तो हो सकता है कि विस्फोट से पहले ही क्रैश होकर तबाह हो जाए। चीन के 2 स्टेप तरीके से एटम बम को सुरक्षित गहराई में रखा जा सकता है, जिससे धमाके की पूरी एनर्जी सीधे एस्ट्रॉइड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चीनी शोध पेपर के मुताबिक इस स्पेसशिप को 2029 या 2030 में पृथ्वी के करीब 70 किलोमीटर के दायरे में आने पर 9 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा की रफ्तार से अपने टारगेट से टकराएगा, तो वहीं डार्ट की रफ्तार 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। चीन की इस योजना का मकसद पृथ्वी को भविष्य में किसी खतरनाक एस्ट्रॉइड के टकराने से बचाना है। विज्ञान अपने आप में बड़ा विचित्र है और इसमें नित्य प्रतिदिन नई खोजें होती रहती हैं। और जापान ने तो काफी खोज की है। उसने ऐसे ही क्षुद्र ग्रह पर अपने रॉकेट भेजकर वहां से सैंपल इकट्ठा करके अपने उनका एनालिसिस किया है। चीन भी इस दौड़ में आगे है। चीन और अमेरिका, इनकी सबकी दौड़ जो है केवल चंद्रमा तक नहीं है, इन एस्ट्रॉइड्स पर भी है। एस्ट्रॉइड जो है पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि आज की तारीख में हजारों एस्ट्रॉइड्स जो है पृथ्वी के चारों तरफ टुकड़ों के रूप में घूम रहे हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं, जो कि एक आप यूं मान के चलिए अंतरिक्ष का प्रदूषण है। चीनी वैज्ञानिक इस टक्कर से एस्ट्रॉइड की कक्षा को सीधे तौर पर बदलना चाहते हैं या उसके ढांचे को तोड़ना चाहते हैं। और इस मिशन के तहत 2015 एक्सिप 261 नाम से नियर अर्थ एस्ट्रॉइड से टक्कर की संभावना है। इसे वैज्ञानिकों ने 2015 में खोजा था। एक अनुमान के मुताबिक इसका आकार करीब 30 मीटर है, लेकिन सटीक आकार के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। 2029 या 2030 के दौरान यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से करीब 70 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इसके घूमने और बनावट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों ने संभावना जताई कि यह एक ठोस चट्टान है। रिसर्च पेपर के मुताबिक योजना के तहत 2 स्पेसक्राफ्ट एक साथ लॉन्च किए जाएंगे और पृथ्वी से निकलने के कुछ ही समय बाद अलग हो जाएंगे। एक अंतरिक्ष यान सीधे एस्ट्रॉइड को टक्कर मारेगा, दूसरा ऑब्जर्वर होगा। ये टक्कर से पहले, टक्कर के दौरान और उसके बाद एस्ट्रॉइड की कक्षा, सतह, मलबे और अंदरूनी बनावट के बारे में आए बदलावों पर नजर रखेगा और उसका डेटा वैज्ञानिकों को भेजेगा। अंतरिक्ष का प्रदूषण मानव कृतिक ज्यादा है। मानव कृत्रिम क्यों है कि हमने जितने भी सैटेलाइट छोड़े, अकेले एलन मस्क ने पिछले कुछ सालों के भीतर 11,000 उपग्रह छोड़े हैं और पिछले 3 महीने में उसने 2000 से ज्यादा उपग्रह छोड़ दिए हैं। ये लो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन छोटे उपग्रह हैं, जलकर नष्ट भी हो जाएंगे। पर इसके पहले 1957 से लेकर अब तक जो अंतरिक्ष की दौड़ रूस, अमेरिका में चली थी, उसमें बड़े बड़े रॉकेट के टुकड़े और मृत उपग्रह अभी भी धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं अंडाकार रास्ते में, जो कि भविष्य के लिए किसी भी अंतरिक्ष के प्रक्षेपण के लिए भारी खतरा हो सकता है। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये कोशिश कामयाब रहती है तो ये चीन का पहला एंड-टू-एंड प्लैनेटरी डिफेंस का प्रदर्शन होगा, जिसमें एक ही अभियान में पता लगाने, दिशा बदलने और टकराव के बाद पुष्टि करने जैसे काम शामिल होंगे। टकराव के बाद वैज्ञानिकों का एस्ट्रॉइड की कक्षा में हुए छोटे से बदलाव का पता लगाना होगा। भले ही टकराव से मलबे का बादल बन जाए, इसके बाद उन्हें पक्का करने के लिए इसकी निगरानी जारी रखनी होगी कि दिशा बदलने का काम उम्मीद के मुताबिक हुआ या नहीं। चीन का यह प्रस्ताव सुनने में अजीब लगे, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। शोधकर्ताओं ने माना कि इसके लिए भी एस्ट्रॉइड की जल्द पहचान होना जरूरी, ताकि 2 स्पेसशिप वाले इस जटिल मिशन को समय पर डिजाइन और लॉन्च किया जा सके। साथ ही परमाणु पेलोड और पेनिट्रेटर को गहरे अंतरिक्ष में भेजने के लिए बेहद शक्तिशाली हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स की जरूरत होगी। नासा का डार्ट मिशन आज की सच्चाई है और छोटे खतरों के लिए प्रमाणित डिफेंस सिस्टम है। चीन ने इस दिशा में बहुत बहुत प्रोग्रेस की है और आज की स्थिति में एक तरह का कंपटीशन चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच में। ये अंतरिक्ष में जो प्रदूषण फैला है, इसको कैसे कम किया जाए, क्या किया जाए। और अब जो और खतरनाक चीज अभी आने वाली है वो ये कि अंतरिक्ष में मिसाइल्स के लिए वो ऐसा स्टेशन बनाने वाले हैं कि नाभिकीय शस्त्रों का भी जखीरा वहां रख दिया जाए। अगर ये रख दिया जाएगा
तो निश्चित ही पूरी मानवता के लिए एक बड़ा विनाशकारी काम होगा, जिसकी हमको सबको भर्त्सना करना चाहिए और सभी देशों को मिलकर इस बात का पुरजोर ताकत लगाना चाहिए कि अंतरिक्ष को नाभिकीय शस्त्रों से मुक्त रखा जाए। वहीं चीन का न्यूक्लियर प्लान सैद्धांतिक रूप से उस वक्त के लिए सबसे बड़ा हथियार है जब दुश्मन बहुत बड़ा हो और समय बहुत कम हो। लेकिन चेल्याबिस्क की घटना, जो कि 2013 में रूस के चेल्याबिस्क शहर के ऊपर मात्र 20 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड फटा था। इसकी शॉकवेव से 1500 से अधिक लोग जख्मी हुए, हजारों इमारतों के शीशे टूटे। इससे समझा जा सकता है कि 100 मीटर या 1 किलोमीटर का एस्टेरॉयड पृथ्वी पर कितना बड़ा प्रलय ला सकता है। लेकिन प्लेनेटरी डिफेंस से जुड़े कानून के तहत फिलहाल स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत प्रतिबंधित है। चीन के प्लान को हकीकत में बदलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों में संशोधन की जरूरत होगी। ईरान के साथ बढ़ते टकराव ने अमेरिका के सामने कई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार कई मोर्चों पर सैन्य अभियानों और हथियारों की सप्लाई ने उसके डिफेंस रिसोर्सेज पर प्रेशर बनाया है। इससे निपटने के लिए अमेरिका डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहा है और इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर, पावर बैलेंस पर भी पड़ेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। अमेरिका बढ़ा रहा ताकत। पश्चिम एशिया की जंग अब केवल युद्ध के मैदान की चुनौती नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए सैन्य संसाधनों, डिफेंस प्रोडक्शन और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने की भी चुनौती है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टेंशन का खामियाजा दुनिया भर के देशों को भुगतना पड़ रहा है। होर्मुज से लेकर रेड सी तक गहरा रहे संकट के चलते अमेरिका भी परेशान है, लेकिन ईरान जंग से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा वो ईरान को पूरी तरह से नष्ट करने पर आमदा रहने के बावजूद बातचीत के जरिए समाधान निकालने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं कर पा रहा है। ईरान बेहद ही चालाकी से अमेरिका को एक एक करके आर्थिक चोट दे रहा है और यही वजह है कि अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है और इसी बौखलाहट में वो ईरान को जवाबी कार्रवाई से दहला रहा है। अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड, ईरान पे कब्जा करने के लिए आपको 1 मिलियन बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। ठीक है, वो आपके पास है नहीं, यू डोंट हैव इट। उसके लिए आपको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी, 1-1.5 साल तैयारी करनी पड़ेगी, फिर आप कर सकते हैं वो वाला हमला। और कंस्क्रिप्शन के लिए आप समझते हैं पॉलिटिकली तैयार है अमेरिका के लोग? माय फुट तैयार है। और क्या कर सकते हैं आप 2 लाख अगर लगाएं अपने फौजी, तो जो उत्तरी तट है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, उसमें सिलेक्टेड एरियाज पकड़ सकते हैं। वो भी लड़ाई इतनी सख्त होगी कि कोई 18 महीने चल पड़ेगी और 15-20 हजार बॉडी बैग तो कहीं नहीं गए। है तैयार अमेरिका उसके लिए? नहीं है। उसने कोई 20,000 के करीब स्पेशल फोर्सेस और मरीन्स वहां भेज दिए हैं, अभी भेज देनी इलाके के आसपास। अमेरिका के लिए ईरान जंग गले की हड्डी बन चुका है। यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल हमास युद्ध और अब ईरान युद्ध ने अमेरिकी हथियार भंडार को करीब करीब खाली कर दिया है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि ट्रंप प्रशासन ने मिसाइलों का गोदाम भरने के लिए दुनिया के डिफेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर देने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन ने पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए $58.6 अरब तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसके तहत 2032 तक भारी संख्या में मिसाइलों का प्रोडक्शन किया जाएगा। अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर घिर गया है। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका को बड़ी संख्या में मिसाइल इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। लगातार कई मोर्चों पर इंटरसेप्टर मिसाइलों और एडवांस्ड हथियारों के इस्तेमाल से अमेरिकी सैन्य भंडार पर दबाव बढ़ सकता है। फैलती जा रही जंग की आग। जंग ने पश्चिम एशिया के साथ ही दुनिया को बेहाल कर दिया है।
ग्लोबल एनर्जी के संकट के चलते दोनों देशों पर इस जंग को रोकने का जबरदस्त प्रेशर है। इसके बावजूद जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस जंग में हूती विद्रोहियों के साथ ही सऊदी अरब की भी एंट्री हो चुकी है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी होर्मुज स्ट्रेट की तरह संकट का केंद्र बनता जा रहा है। आप आइलैंड पकड़ लोगे तो वो जो आइलैंड है आपका खर्ग आइलैंड की बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब दुहाई दे रहे हैं, वो 15 किलोमीटर दूर है ईरान के तट से। वहां से अपनी तोपें चलाकर भी वो उस आइलैंड को परखच्चे उड़ा सकते हैं। जो भी ट्रूप्स आप उस आइलैंड पे डालेंगे उनका वापस आना, निकल के बच के आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप फालतू अपने ट्रूप्स मराने की आपको बड़ी तिलमिलाहट हो रही है कि मैंने मराए नहीं, ज्यादा अमेरिकन बॉडी बैग कोई खास आए नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक बोल रहे थे कि आपने 19 साल दिए और प्रेसिडेंट्स को लड़ने के लिए, मेरे को 4 महीने नहीं दे रहे। आप इलेक्शन किस स्लोगन पे जीत के आए थे? नो फॉरएवर वॉर्स, नो नेवर एंडिंग वॉर, मैं सब बंद कर दूंगा। आते ही तुमने शुरू किया है और ऐसी लड़ाई बढ़ेगी। 4 महीने हो गए, कहीं अंत नहीं दिख रहा और डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व है। अब ग्राउंड ट्रूप्स अमेरिकन पब्लिक नहीं चाहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव यमन तक सीमित रहेगा या फिर लाल सागर से लेकर खाड़ी क्षेत्र तक फैलकर पूरे पश्चिम एशिया को एक नए और बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा। आने वाले दिन इस संकट की दिशा तय करेंगे। समुद्री जहाजों की निगरानी करने वाली कंपनी के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही अभी सामान्य नहीं हुई है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नीतियों और प्रतिबंधों का विरोध करते हुए अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत किया है। इसी बीच कई देशों ने अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा बढ़ा दी है। साफ है कि इस संघर्ष का असर अब वैश्विक व्यापार पर दिखाई देने लगा है। ये सिर्फ पश्चिम एशिया की लड़ाई नहीं रह गई है, अब इसके पीछे सुपर पावर देशों के बीच की रणनीतिक कंपटीशन भी साफ दिखाई देने लगी है। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर चीन और रूस की हर गतिविधि पर उसकी पैनी नजर है। चीन रूस का क्या रहेगा रुख? अमेरिका ईरान के बीच टकराव लंबा खिंचता जा रहा है। कूटनीतिक समाधान निकलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है और ग्लोबल एनर्जी संकट के गहराने का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज नासा ने रास्ता बदलना सिखाया, कल चीन उसे तोड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं, सवाल यह कि क्या इंसान अंतरिक्ष के सबसे बड़े खतरे को काबू कर सकता है या उसी खतरे को और बड़ा बना सकता है। 2030 इसका जवाब देगा। तो वहीं अमेरिका की नई सैन्य रणनीति क्या है? हथियारों के बढ़ते दौर में दुनिया को किस तरफ धकेला जा रहा है? क्या ईरान के साथ बढ़ता टकराव ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और पावर बैलेंस बदलने की तरफ आगे बढ़ रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है। ईरान जंग के लंबा खिंचने से ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही अमेरिका की इकोनॉमी पर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है और यह महज इत्तेफाक नहीं कि ईरान जंग पर अमेरिका कभी एक कदम आगे जाता है तो कभी कई कदम पीछे हटने की रणनीति पर अमल करता है। आज विश्व विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।